बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भोरे भोर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में अभी सबसे बड़ी समस्या जो है वो दो तरह की है। एक समस्या तो है कोरोना और दूसरी समस्या है प्रवासी बिहारियों के वापस आने की। अब प्रवासी बिहारियों की वापसी पर लेकर के सरकार जिस तरह की योजनाएं बना रही है और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उसमें मामले को कहीं ना कहीं उलझा दिया है। और ये उलझन इसलिए और बढ़ गई है कि कुछ लोग वापस आ रहे हैं और कुछ लोग वापस आने की होड़ में रजिस्ट्रेशन तक नहीं करा पाए हैं। ये दो तरह के लोग हैं। आपको बता दें कि बिहार के लोग स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तौर पर बिहार से बाहर रोजी रोजगार के लिए निकलते हैं। अगर कहा जाए तो इनमें मजदूर वर्ग अपने गृह की अपेक्षा बाहर के राज्यों में जो आर्थिक रूप से संपन्न प्रदेश हैं वहां अपनी संभावनाएं तलाश करते हैं और इसके जरिए वो अपने श्रम कौशल को दोहन करके कहा जाए तो क्योंकि वहां जाकर के वो अधिक से अधिक काम करके पैसा कमाना चाहते हैं जिससे कि उनका स्वाभिमान और परिवार की रक्षा हो सके। आप समझ सकते हैं कि बिहार में अगर संभावनाएं कम हैं तभी वो गृह राज्य को छोड़ करके बाहर के जगहों पर जाते हैं। खास करके बिहार की जिस तरह की 15 वर्षों में कहा जा रहा है कि तथाकथित विकास हुआ है, उस विकास को पूरी की पूरी पोल पट्टी खुल गई है। अब इन सब को लेकर के जिस तरह से विपक्ष लगातार सरकार पर हमले कर रहा है और नीतीश कुमार कटघरे में खड़े हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार में विकास की जो पोल है वो कोरोना ने जरूर खोल दिया है। खास करके देखा जाए तो गृह राज्य की खराब अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और विकास के अवसर की कमी को लेकर के पलायन की पृष्ठभूमि तय होती है और इस पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं वो मजबूर लोग मजदूर बन करके अलग अलग राज्यों में जाते हैं और वहां जाकर के अपनी रोजी रोजगार की तलाश करते हैं। अभी जब कोरोना संकट में लॉकडाउन की घोषणा की गई तो बिहार के बहुत कुछ ऐसे हैं जिसकी पोल पट्टी खुल गई। इस प्रकार से गृह राज्य के सामाजिक, आर्थिक और प्रगति के अप्रवासी मजदूर वर्ग को एक महत्वपूर्ण भूमिका मिली जिसको अलग अलग राज्यों ने एक्सेप्ट भी किया और अपने हिसाब से उनका प्रयोग भी किया है। ये ऐसे लोग होते हैं जो शैक्षणिक सुविधाओं के कम होने के कारण ये कहीं ना कहीं अनस्किल्ड हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में ये बाहर के राज्यों में जाते हैं। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि एक ऐसा वर्ग भी है जो बिहार से बाहर पढ़ाई लिखाई के लिए गया हुआ है और अपनी बौद्धिक प्रतिभा को बढ़ाने के लिए और स्किल्ड बनने के लिए कई इंस्टीट्यूट में अपना नामांकन करा करके वहाँ पढ़ाई कर रहा है। इसके लिए कहीं ना कहीं वो माता पिता भी हैं जो कहीं ना कहीं रोजगार की तलाश में जाकर के अपने बच्चों के बेहतर जीवन की कल्पना करते हुए रोजी रोजगार और मजदूरी करने के लिए मजबूर होते हैं। कई राज्यों में बिहार के लोग फैले हुए हैं और हर राज्य में लगभग विकास की गाथा अगर पूरी तरह से पढ़ी जाए या लिखी जाए तो उसमें बिहारियों की भूमिका सबसे ज़्यादा होगी। इसके साथ ही कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बचाव के लिए मोदी सरकार ने 40 दिनों का लॉकडाउन घोषित कर दिया। अब ये लॉकडाउन ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की कल बातें हुई हैं उसके हिसाब से ये बढ़ने वाला है। इन सब को लेकर के कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन में अप्रवासी मजदूर वर्ग और दूसरे राज्यों में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियां करने वाले छात्र सबसे ज़्यादा दुश्वारियां झेल रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि लगातार भारत लाइव पे ऐसे बच्चे और प्रवासी मजदूर फ़ोन करके और अलग अलग साधनों से अपनी बातें और व्यथा बता रहे हैं। लॉकडाउन के बीच ये दोनों समूह अपने गृह राज्य में वापसी करना चाहते हैं और प्रबंधन की संभावनाएं जो हैं और जिस तरह का प्रबंधन सरकार ने किया है उसे कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं जिसको लेकर के बच्चे और प्रवासी मजदूर परेशान हैं। आखिर इनकी कौन सुने? सीधी सी बात है कि यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों में सरकारों ने सक्रिय पहल कर मजदूरों और विद्यार्थियों को वापस भेजने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का प्रयास किया है, पर बिहार सरकार ने बाकी राज्यों के मुकाबले काफ़ी विलंब से मजदूरों को आने की तैयारियां की है और उनकी संभावनाओं को बहुत ही छीन कर दिया। उसके साथ ही जिस तरह की के नियम बनाए गए हैं, जिस तरह की व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था में कहीं ना कहीं उस लचर व्यवस्था की आलोचना भी जम करके हो रही है। सरकार के फैसले लगातार बदलते जा रहे हैं और इसको लेकर के कहीं ना कहीं संकट में वो प्रवासी मजदूर और छात्र हैं। ज़्यादातर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और लॉकडाउन का पालन करने वालों को सुविधा पहुंचाना सरकार का सबसे पहला कर्तव्य था, जिसका वादा भी सरकार ने किया था, पर ऐसा नहीं हो सका।
आपको बता दें कि बिहार के लगभग 70% के आसपास, जो आंकड़े अपुष्ट कह सकते हैं आप, लेकिन लगभग हम उसके जड़ तक या उसके करीब तक पहुंच रहे होंगे, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें 70% घरों से लोग अप्रवासी मजदूर के रूप में कहीं ना कहीं बाहर गए हुए हैं और किसी न किसी राज्य में अपना काम धंधा कर रहे हैं। इन सब के बीच जिस तरह से बिहार में अलग अलग श्रेणी के लोग लॉकडाउन के पालन को अपने हिसाब से गढ़ते मढ़ते और अपनी सुविधा अनुसार अपने बच्चों को वापस लाते हैं, उसी स्थिति में बिहार के प्रवासी मजदूर देख देख करके और ज़्यादा अपने आप को असहज महसूस करने लगते हैं और इसको लेकर के राजनीतिक चर्चाएं भी शुरू हो जाती हैं। अब स्थिति यह है कि सरकार लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा शायद और आगे कर सकती है। लॉकडाउन 4 भी लागू हो सकता है, जिसकी संभावना बहुत अधिक है। इस बीच में सरकार ने लोगों को लाने के लिए, खास करके अगर बात करें बिहार सरकार की, तो लोगों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेन श्रमिक स्पेशल के नाम से चलाया था और इसको लेकर के सभी अपने अपने हिसाब से चीज़ें को गढ़ रहे थे। एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने कहा कि वो 85% अनुदान दे रही है और वहीं 15% अनुदान बिहार सरकार दे रही है, पर लोगों के टिकट कटाने को लेकर के भी कई तरह की बातें हुई और सरकार की जमकर इस पर किरकिरी हुई। उसके बाद सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर की बात की, उसको भी लेकर के जिस तरह की बातें सामने आई वो भी आपके सामने है। इन सब बातों को लेकर के अब सबसे बड़ी बात जो सामने खड़ी हो गई है वो है कि जो लोग वापस आ रहे हैं उन्हें रोजगार कैसे दिया जाएगा और वो अपने घर परिवार को चला कैसे सकेंगे। इन सब बातों की चर्चा अब बहुत बड़ी हो चुकी है। इस बीच में ट्रेनों का परिचालन भी शुरू हो गया है और टिकट कटाने की जो सिलसिला शुरू हुआ है रिजर्वेशन का, क्योंकि रेलवे विभाग ने ये घोषणा की है कि जिनका टिकट रिजर्व होगा वही ट्रेन से सफ़र कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे क्लॉज लगाए गए हैं और टिकटों के दर को लेकर के बहुत सारी बातें की जा रही हैं और विपक्ष इस पर पूरी तरह से हमलावर है। जिन लोगों को खाना तक नहीं पहुंचा पाई, 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाई सरकार, उनसे अब मोटी कमाई और मोटे रकम के रूप में किराया वसूल करने के लिए तैयारियां कर रही हैं। क्या ऐसे लोग किराया देने में सक्षम हैं? बार बार भारत लाइव इस बात को आपको याद दिलाता रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हवाई चप्पल वाले लोगों को हम हवाई जहाज में सफ़र कराना चाहते हैं। क्या उसी की परिणति है या उसी का ये प्रारूप है? क्योंकि जब लगातार लोग बेचैनी में हैं, अपने घर आना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सरकार का ये पहल निश्चित रूप से एक बड़ा मजाक की तरह लग रहा है, क्योंकि जो लोग 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते हैं उन लोगों को हवाई जहाज के सफ़र का वादा करने वाले प्रधानमंत्री एसी ट्रेनों से लाना चाहते हैं। अब ऐसी स्थिति में वो मजदूर काफ़ी परेशान है। लगातार भारत लाइव के साथ बातचीत और लाइव के माध्यम से लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई हैं। बिहार सरकार का पटना उच्च न्यायालय में ये हलफनामा देना कि अप्रवासी मजदूरों को नहीं ला सकते हैं, नहीं बुला सकते हैं वापस, ये कितनी बड़ी अमानवीय बात थी, इसको भी आप जरा गौर कीजिएगा। वही बिहार सरकार अब लोगों को ला करके क्वारंटाइन सेंटर में रख करके और जिस तरह की यातनाएं दे रही हैं, जैसा कि विपक्ष ने कई तस्वीरों के माध्यम से दिखाया है और इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जमकर सरकार पर हमला भी बोला है। सरकार की पूरी पोल पट्टी खुल गई है। अब इन सब के बीच आपको बता दें कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के आलोक में भी बिहार सरकार ने अप्रवासी मजदूरों और विद्यार्थियों को वापस लाने का कोई ठोस योजना जारी नहीं किया था, पर जब जमकर किरकिरी हो गई तो सरकार ने धीरे धीरे करके अपनी बातें रखी। इस बीच में सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जो बातें थी वो भी आपने सुनी और हमने आपको हूबहू उन बातों को रखने का भी प्रयास किया था। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद लगातार मजदूरों और छात्रों के वापस लाने की अपील करती रही है। काफ़ी दबाव के बाद नीतीश कुमार दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने के लिए रजामंद हुए। ये बात आप निश्चित रूप से मान लीजिए, क्योंकि कांग्रेस ने सबसे पहले ये बातें कही थी कि बिहार और अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को बिहार की प्रदेश कांग्रेस कमेटी पैसा देगी, यानी किराया उनका देगी, और इसकी पहल भी कांग्रेस ने शुरू कर दी थी। पंजाब से कई लोगों को भेजा गया, गुजरात से टिकट देकर के कई लोगों को भेजा गया और यहाँ तक कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने भी कई लोगों का किराया दिया और लगातार वो बसों की भी व्यवस्था करने की बात कर रहे थे। इस बीच में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी 50 ट्रेनों का किराया देने की बात कही थी। आपको बता दें कि नवंबर का महीना आपको याद होगा, जिसकी चर्चाएं खूब कोरोना संकट से पहले चल रही थी कि नवंबर में एक बार फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना अगहर और अगुआ चुना था। पर कोरोना संक्रमण के दौरान
नवंबर महीना अब नीतीश कुमार के लिए पता नहीं कब फिर दोबारा लौट करके आएगा और कब बिहार में चुनाव होंगे। अभी इसकी संभावनाएं थोड़ी छीन लगती हैं कि 2020 में चुनाव हो, पर चुनाव कराना बहुत जरूरी हो जाएगा। अब बता देते हैं आपको कि 2005 के नवंबर से लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं बिहार के। बीच के अगर 1.5 साल के स्थिति को छोड़ा जाए जिसमें उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो उसमें भी चलती उन्हीं की थी, क्योंकि जब उनकी नहीं चलने लगी और जीतन राम मांझी अपने मन का करने लगे तो उन्होंने उन्हें भी हटा दिया था। अब इन सब के बीच में 2005 से लगातार सुशासन और विकास के बिंदुओं पर चुनाव जीतने वाले नीतीश कुमार की इस बार कोरोना ने पूरी तरह से पोल पट्टी खोल दी, या फिर कहा जाए तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस घोषणा ने नीतीश कुमार को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है और उनके सारे विकास के दावे ध्वस्त नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे, छवि और सूचिता का भी जिक्र लगातार होता रहा है, जिस पर ग्रहण लगते नजर आ रहे हैं। लेकिन विगत 15 वर्षों में जो मजदूर का पलायन हुआ है उसे आप नहीं नज़रअंदाज कर सकते हैं। शैक्षणिक सुविधाओं के कमी के कारण बच्चे जो बाहर के राज्यों में जाकर के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। यानी कि पढ़ाई और कमाई के नाम पर बिहार सरकार पूरी तरह से फेल है। वहीं अगर दवाई की बात करें तो दवाई यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं नीतीश सरकार पूरी तरह से फेल है। चमकी बुखार हो या फिर छोटी मोटी बीमारियां हो, अब कोरोना ने तो पूरी तरह से उसे एक्सपोज ही कर दिया है। जहां एक तरफ कोरोना जांच की संख्या बहुत कम है, सिर्फ घरों में लोगों से पूछ करके और कोरोना जांच की बात करने वाली बिहार सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार कटघरे में खड़े हैं और खास करके अप्रवासी मजदूरों और विद्यार्थियों को लेकर के जिस तरह का लोगों ने कष्ट सहा, एक तरफ प्रवासी मजदूर और दूसरी तरफ उनके परिजन, दोनों ही चिंताग्रस्त रहे इस पूरे 40-45 दिनों तक। वहीं छात्र जो युवा हैं उन्हें इस बात का एहसास नहीं कि सरकारें किस तरह की होती हैं, सरकारें क्या करती हैं। उन बच्चों ने भी एहसास कर लिया कि सरकार कितना निष्ठुर हो सकती है और किस तरह से लोगों को समस्या में डाल करके खुद तालियां बजा करके राजनीति कर सकती हैं। अब इन सब बातों को लेकर जब रेलों का परिचालन शुरू हो गया तो बहुत सारी बातें सामने आ गई हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कहा यह जाने लगा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पूरी तरह से राजनीति कर रहे हैं, या फिर अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ करके नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी पर चलने लगे हैं। यही कारण है कि बिहार के लोगों की अनदेखी हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि लोग स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, वो अपने राज्य में लौटें। कई राज्यों जहां की भाजपा का शासन है वहां से तो मजदूरों के नहीं आने देने की भी बातें सामने आ रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कर्नाटका में जिस तरह से बिहार से मजदूरों को भेज करके अपनी पीठ थपथपा रहे थे सुशील मोदी, उसे लेकर के भी लोगों में काफ़ी चर्चाएं तेज हैं कि नहीं चाहते बिहार सरकार के लोग कि बिहार के लोग वापस आएँ। अब उनसे किराया की वसूली, और जिन सरकार ने ये वादा किया था कि सभी लोगों को वापस ला करके उनका किराया भी देंगे और साथ में 500 रुपया भी देंगे, अब खुद उन्हीं लोगों से किराया एसी के नाम पर अधिक से अधिक पैसा वसूल किया जा रहा है। ये किस तरह का इंसाफ है? इन सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार गिरते नजर आ रहे हैं और लॉकडाउन बढ़ा तो नीतीश कुमार की स्थिति और दयनीय होगी। चूंकि लॉकडाउन बढ़ाना इसलिए जरूरी है कि बिहार में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस असमंजस की स्थिति में क्या करें वो प्रवासी मजदूर, क्या करें वो छात्र, क्या करें बिहार के लोग, ये बड़ा प्रश्न हो गया है। यदि इस प्रश्न का जवाब या हल आपके पास भी है तो निश्चित रूप से हमें कॉमेंट के माध्यम से बताएं। कैसा लग रहा है आपको भोरे भोर, आप जरूर हमें बताएं। भारत लाइव से आप जो भी बात साझा करना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से रखें, या फिर हमसे आप लाइव में 7 बजे शाम जुड़ सकते हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।